6 साल हो गया है गौ सेवा करते करते। वायरस बीमारी आई थी, जो वायरस आया था यहाँ पे, हम लोगों ने उसका क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया था पूरा। 6 साल पहले मैं स्वयं एक पैरालाइज हो गया था किसी कारणवश, और मैं 6 महीने बेड रेस्ट रहा। उसमें मैं स्वयं एक अकेला लड़का हूँ और घर में 3 बहनें हैं जिनकी दो बहनों की शादी हो गई। पहले तक चौकीदारी करता था वेयर हाउस में, अब लेकिन किसी कारणवश वो भी बंद कर दिया। तो माँ की सेवा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, लेकिन जब तक इस तन में सांस चलेगी, जब तक सेवा चलेगी। यूँ तो आपने तमाम गौ सेवक गौ भक्त देखे होंगे, गौ सेवा की तमाम कहानियाँ सामने आती हैं और किस तरह से जो गौशालाएं चल रही हैं, इसके बावजूद गौ माता की किस तरह की स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन छतरपुर में एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन यूँ कहें समर्पित है गौ सेवा के लिए, गौवंश के लिए। रविराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे जानेंगे उनसे। जी रविराज जी, कब आपको ये प्रेरणा मिली, कब से आप ये काम कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं ये कठिन काम? आज हमें 6 साल हो गया है गौ सेवा करते करते। हम गौ सेवा करते हैं जो घायल बीमार गौवंश होते हैं, जिनको लोग सड़कों पर दूध लगाकर छोड़ देते हैं दूध ना देने की स्थिति में। ऐसे गौवंश सड़कों पर बीमार हो जाते हैं, पॉलीथिन खा करके या जहरीला पदार्थ खा करके सड़कों पर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। उनका इलाज करते हैं हम लोग। जो लाने लायक वहाँ सेवा देने लायक नहीं होते, उनको हम अपने अस्पताल में लाते हैं, जो हमारा हनुमान टोरिया साईं मंदिर के बगल में है। यहाँ हम लोग जन सहयोग पर प्राइवेट स्तर पर गौ अस्पताल चला रहे हैं। अभी विगत दिनों पहले जब लंपी वायरस बीमारी आई थी, जो वायरस आया था, यहाँ पे हम लोगों ने उसका क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया था। पूरा मध्य प्रदेश में कहीं क्वारंटाइन सेंटर नहीं था, ना सरकारी ना प्राइवेट, लेकिन फिर भी हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं। और आज 6 साल पहले मैं स्वयं एक पैरालाइज हो गया था किसी कारणवश, और मैं 6 महीने बेड रेस्ट रहा। उसके बाद जैसे मैंने सोशल मीडिया पे कुछ सेवाएं देखी, उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं अगर सही हो जाऊंगा तो मैं भी कोई अच्छा काम करूंगा, जिसकी वजह से हो सकता है मुझे अच्छा जीवन मिल जाएगा। तो बस उसके बाद मैं जब सही हुआ तो बस स्टैंड की ओर जा रहा था, सिटी लाइफ के सामने एक एक्सीडेंट हो गया था गाय का। उससे प्रेरणा मिली और मैं निरंतर उस मार्ग में चलता रहा सेवा में, और आज ये गौ माता ने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मैं कर रहा हूँ। कैसे, मतलब आप अपना पहले घरेलू स्थिति बताइए, कब आपको पैरालिसिस का, जैसे कि आपने बताया, दिक्कत आई थी, तो घर की स्थिति क्या थी, पढ़ाई कहाँ तक आपने की, और उसके बाद क्या ये लक्ष्य आपका जीवन पर्यंत रहेगा या अन्य कोई एम है आपकी लाइफ का? पारिवारिक परिस्थिति तो ऐसी है कि हमारे घर में मैं स्वयं एक अकेला लड़का हूँ और घर में 3 बहनें हैं जिनकी दो बहनों की शादी हो गई है, और पापा जी हमारे एक मंदिर में सेवा करते हैं। तो मैं भी सेवा के माध्यम से उनके जैसे साथ में रहा। मेरे अंदर एक धार्मिक स्थिति रही और सेवा के भाव रहे हैं। तो जैसे ही मतलब सही हुआ और कमाई भी छोटा सा कर रोजगार बेरोजगार की स्थिति में रहा, तो 6 महीने मैंने पापा से 150 रुपये ले करके कहीं यहाँ मलहम पट्टी लगाई। उसके बाद फिर धीरे धीरे करता रहा। और पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कोई हज़ारों रुपये की कोई नौकरी करता हूँ। पहले अभी कुछ दिन पहले तक चौकीदारी करता था वेयर हाउस में, अब लेकिन किसी कारणवश वो भी बंद कर दिया। बस इनकी सेवा में 24 घंटे लगा रहता हूँ। अच्छा, अभी हमने देखा आप ट्रीटमेंट भी करते हैं गायों का, तमाम सारे आप इंजेक्शन है, मेडिसिन वगैरह भी रखते हैं। ये कहाँ से सीखा आपने, कैसे आपको पता चलता है कौन सा मर्ज किस गाय को है, गोवंश को है? क्योंकि आप पूरी तरह से पारंगत तो है नहीं, फिर कैसे आपके ये जहन में आता है, कैसे सीखा आपने? पढ़ाई तो मैंने मेरी पढ़ाई 0 है पढ़ाई। वैसे तो मैंने कक्षा 3 तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं लेता, क्योंकि आज मैंने 18 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन जब मैं गौ सेवा के क्षेत्र में आया और परिस्थिति देखी, ऐसी कंडीशन देखी जब कोई डॉक्टर सहयोग करने वाला नहीं था, और कई बार गायों ने हमारे हाथों में दम तोड़ दिया है। और जब ऐसी स्थिति आई तो मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं भी एक ऐसी स्थिति में पहुंचूंगा, तब मुझे किसी का कोई सहारा लेने नहीं पड़ेगा। उस स्थिति में मुझे किसी कारण से दिनेश गुप्ता जो पशु विभाग में सिविल सर्जन हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उनके मार्गदर्शन में सेवा निरंतर करता रहा, और आज करीब हज़ारों गायों की सेवा का एक अवसर मिला है उनके माध्यम से। और आज जो ट्रीटमेंट करता हूँ सब उनके मार्गदर्शन में करता हूँ। थोड़ा बहुत उनके द्वारा मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो स्वयं आते हैं या फ़ोन के माध्यम से मुझे अवगत कराते रहते हैं। क्या उम्र होगी अभी आपकी? मेरी उम्र 26-27 वर्ष है। 27 वर्ष की उम्र में कितने गौवंश का आप उपचार कर चुके होंगे लगभग? मैंने 6 वर्ष में जब से सेवा प्रारंभ की है, तो हमारा खाना देने का, गायों को पानी देने का, रेस्क्यू करने का, इलाज करने का, साथ साथ इसके बीच में जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों से गौ तस्करी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी अहम भूमिका रही है। हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया है। तो आज करीब हमारी 10 से 15 हज़ार गौवंश को हम लोगों ने सेवा का अवसर मिला है हमें।
अच्छा, ठीक। तमाम सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दाना पानी को लेकर हो, ट्रीटमेंट को लेकर, या रख रखाव जो आपने गौ सेवा केंद्र खोल रखा है, या आप जगह जगह पे जो ट्रीटमेंट करने जाते हैं, ये सब कैसे मैनेज हो पाता है, कैसे सहायता हो? ये हमारा अभी तक मैं बता रहा हूँ, जैसे चौकीदारी करता रहा तो मुझे कुछ वहाँ से सैलरी मिलती थी, तो उसका जो 50% हिस्सा मैं घर में सेवा खाने पीने के खर्चा में देता था, और जो बचता था उसमें इलाज में लगाता था। अब लेकिन क्या है, दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है और केस बढ़ते जाते हैं, तो आज महीने में कम से कम मुझे ऐसा नहीं है कि 25-30 हज़ार रुपये का खर्चे से ज़्यादा लगता है, पर ये पता नहीं लगता कि कहाँ से गौ माता जन सहयोग से करवा देती हैं। और इसके अलावा मैं जो थोड़ा बहुत सेवा का मिलता है उसी में अपना घर का, अपने स्वयं का गुजारा कर लेता हूँ। भविष्य में क्या लक्ष्य है? अभी कितना गौवंश है आपके गौ सेवा केंद्र में? हमारे गौ सेवा केंद्र में अभी करीब 15 से 20 गौवंश हैं जिनकी अनवरत सेवा चल रही है। और जो हमारा सेवा का लक्ष्य है, माँ की सेवा के लिए कोई लिमिटेड या कोई अनवरत वो नहीं रहता कि हमें कब तक करना है। ये भी हमारी माँ है। एक माँ वो है जिसने हमें जन्म दिया है, और दूसरी माँ वो है जो जिसके गोद में मैं जन्म लेने के बाद आया हूँ, और तीसरी माँ मेरी गौ माता है। तो माँ की सेवा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, लेकिन जब तक स्तन में सांस चलेगी, जब तक सेवा चलेगी, और जब गौ माता की स्थिति जो रहेगी, उनकी इच्छा रहेगी, तब तक मैं सेवा करूँगा। और कौन कौन से लोग आपकी टीम में हैं जो पूरा सहयोग देते हैं, या आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब वो आपके साथ खड़े होते हैं? मेरे सेवा टीम में करीब मैं गौ सेवा परिवार के नाम से एक ग्रुप परिवार चला रहा हूँ। वैसे तो सोशल मीडिया पे करीब 175 लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, लेकिन जो 20 लोगों की टीम है मेरी, वो मेरे गौ सेवक भाई हैं, कुछ बहनें हैं जो मुझे समय समय पर हमारा साथ देती हैं, और कुछ सहयोगी हैं जो मेरा मंथली में या बीच बीच में सहयोग करते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति आपको अगर बाहर का आपकी खबर देखकर, या आपके ये किसी भी तरह का आपके जो सोशल वीडियो डालते हैं उसको देखकर आपको सहयोग करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हमारा एक तो स्थान है हनुमान टोरिया साईं मंदिर के बगल में अस्पताल है, वहाँ कर भी आप सेवा करते सकते हैं। इसके अलावा मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर चलता है, जिसका मेरा फ़ोन उसी के माध्यम से सूचना भी आती है, उसी नंबर से, एक ही नंबर चलाता हूँ मैं। अच्छा, तो कितने किलोमीटर के एरिया में चले जाते हैं आप रेस्क्यू करने, या फिर आप उपचार करने, और वहाँ से जब यहाँ लाते हैं कोई ऐसा गौवंश होता है तो उसके लिए क्या साधन है? स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती तो हम लोग 30 किलोमीटर तक भी उसको रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं। यहाँ से गंज बसारी तक भी, और अपना महुआ रोड पे ले लें तो गढ़ी मल्हारा महाराजपुर तक, और बिजावर रोड पे लें तो बिजावर तक भी हम लोग कवर कर लेते हैं। वहाँ वैसे गौ सेवक हैं, लेकिन माधगुआ तक हमारा कवरिंग करने का एक उद्देश्य रहता है। चारों तरफ हमने एक गौ सेवा के माध्यम से सेवा के लिए भाई जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे संपर्क रहता है, या तो वो पहुंचा देते हैं, या हम लोगों की ज़रूरत पड़े तो हम लोग पहुंच जाते हैं। तो रविराज जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से तमाम सारी गौशालाएँ चल रही हैं, गौवंश के नाम पे, गौ के नाम पे ट्रस्ट चल रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इस समर्पण भाव से हर कोई काम करने लगे तो ये गौवंश जो हमारा भटक रहा है हज़ारों लाखों की तादाद में, उस पर अंकुश लग सकता है? क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? अभी मैंने जैसे बताया, मैं माँ की सेवा करता हूँ। अगर हर व्यक्ति इसी प्रकार की, इसी भावना के साथ गौ माता की सेवा करने लगे तो शायद मुझे नहीं लगता किसी गौशाला की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जितनी गौशालाएँ चल रही हैं वो सभी केवल पैसा कमाने के लिए इस उद्देश्य से चल रही हैं, और इस पर भी शासन प्रशासन कोई अंकुश नहीं लगाता, ना कोई नियम लागू करता है। अभी पिछले दिनों से कुछ गौशालाएँ संचालित हुई हैं जिनको मनरेगा के आयोजन योजना के तहत कर दिया है। आज भी वो गौशालाएँ खंडर बनी हुई हैं, उनमें ना तो गौवंश है, उनमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया है, लेकिन आज भी गौवंश सड़कों पर निवास कर रहा है और एक्सीडेंट और जहरीले पदार्थ खाकर अपनी जान गंवा रहा है। कभी शासन प्रशासन से आपको कोई मदद मिली हो, या कभी कोई ऐसा बड़ा मंच जिसमें आपको सम्मानित किया गया हो, या कहा गया हो कि यहाँ लोग रविराज से प्रेरणा लें? समाज सेवा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्रों में मुझे सम्मानित किया गया है, मेरी सेवा को सम्मानित किया, मेरी गौ माता को सम्मानित किया गया है। और रविराज कभी ये नहीं सोचता कि रविराज को सम्मानित किया जाए। अगर मेरी गौ माता का सम्मान हो गया तो मेरा सम्मान हो जाएगा। लेकिन सरकारी स्तर पर सेवा की कही जाए तो सहयोग का आज तक कोई सरकारी सहयोग नहीं मिला। बेशक जिस तरीके की भावना है, जिस तरीके का उद्देश्य है, और जिस तरीके की गौ माता के प्रति इनकी श्रद्धा भावना है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और अनुकरणीय भी है। बुंदेली दर्पण के लिए राजेंद्र सिंह।